किस प्रकार ये भय हमारे जीवन में प्रविष्ट होते हैं। अक्सर तो बहुत छोटी उम्र में, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, अवचेतन के दबे हुए भय अलग अलग ढंगों से प्रकट होते हैं। हमारी परिवार व्यवस्था, समाज व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, राजनीति व्यवस्था सब भय पर आधारित है। माता पिता को कोई और विधि नहीं आती अपने बच्चों को नियंत्रण करने की, सिवाय डराने धमकाने के। भय और प्रलोभन दो तरकीबें हैं, इनाम और दंड, जिसके द्वारा वे कंट्रोल कर सकते हैं। फिर जो बात माता पिता पर लागू होती है वही बात शिक्षकों पर लागू होती है, वही बात समाज के ठेकेदारों पर लागू होती है, वही राज्य व्यवस्था न्याय व्यवस्था पर लागू होती है। और धर्म गुरु भी फिर उसी विधि का उपयोग करते हैं। कुछ लोग हैं जो अपराध करने से नहीं डरते, जेल जाने से नहीं डरते, उनके लिए क्या करें? उनके लिए फिर मरने के बाद स्वर्ग और नरक का इंतजाम किया हुआ है। कोई बात नहीं, यहाँ तुम धोखा दे लोगे, बड़े वकील कर लोगे, जज को रिश्वत दे दोगे, मगर ऊपर वाला सब देख रहा है और वहाँ पर भयंकर सजा मिलेगी, नरक में बहुत यातना झेलोगे। ट्रिक वही है। यहाँ पे वास्तविक जेल था, वहाँ काल्पनिक नरक है, उसी जेल का और बड़ा रूप। तो बड़ी छोटी उम्र से लेके अंत तक जीवन के हम भय केंद्रित होकर जीते हैं। डर केंद्र बिंदु है जिसके आसपास हमारी सारी जीवन व्यवस्था घूमती है, और चारों तरफ वैसे ही लोग हैं, सब एक दूसरे को, जो जिसको डरा सके उसको डराने की कोशिश कर रहा है। इस कुरूप व्यवस्था के जाल से बाहर निकलना निश्चित रूप से कठिन कार्य है। मल्टीपल जाल के बीच में हम फंसे हुए हैं, बहुत छोटी उम्र से फंसे हुए हैं। समझ भी आ जाए फिर भी निकलने का उपाय ख्याल नहीं आता। चूंकि मैं मेडिकल डॉक्टर हूं, इसलिए एक मेडिकल उदाहरण से आपको समझाता हूं। वो ट्रिक हमारे काम आ सकती है। आपने सुना होगा एलर्जी वाली बीमारियां होती हैं, तो कुछ तो होती हैं बाहर की किसी चीज से एलर्जी, और कुछ होती हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, अपने ही शरीर के अंदर वाली किसी चीज से एलर्जी हो गई। तो एलर्जी में क्या होता है, हमारे भीतर एक इम्यून सिस्टम है, इस प्रकार की सेल्स हैं जो दुश्मन सेल्स से लड़ेंगी। समझो एक कीटाणु भीतर प्रवेश किया तो उसको रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है कि ये एक फॉरेन एलिमेंट है, ये हमारे शरीर का हिस्सा नहीं है, ये खतरनाक हो सकता है, इसको मारना है। तो उसको पहचान के शरीर तुरंत ही एक पूरी सेना तैयार करता है एंटीबॉडीज की। वो जो फॉरेन एलिमेंट आया है उसको मेडिकल टर्म में बोलते हैं एंटीजन, और उसके खिलाफ एक सेना खड़ी हो जाती है एंटीबॉडीज की, जो उसको समाप्त कर देती हैं। अगर एंटीबॉडीज कमजोर पड़ी तो एंटीजन जीत जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, और अगर एंटीबॉडीज मजबूत हैं तो उस बैक्टीरिया को, वायरस को, जो भी है, वो उसको खत्म कर देंगी और शरीर बीमार नहीं हो पाएगा। फिर इसकी स्मृति कुछ समय तक रहती है, वो एंटीबॉडीज की, कि ऐसा दुश्मन आया था। अगर थोड़े ही दिनों में फिर वो अटैक करता है तो इस बार अब एंटीबॉडीज बनाने की जरूरत नहीं, हमारे पास पहले से पुरानी वाली एंटीबॉडीज हैं, वो तुरंत जाके अटैक कर देंगे और उसको खत्म कर देंगे।
किसी किसी मामले में ये एंटीबॉडीज़ की जो इम्यूनिटी है वो कुछ दिन या कुछ सप्ताह रहती है, और कुछ मामलों में पूरी जिंदगी रहती है, कभी नहीं भूलते। समझो स्मॉल पॉक्स की किसको बीमारी हो गई सिर्फ एक बार, बस अब दोबारा नहीं हो सकती पूरी जिंदगी में। वो एंटीबॉडीज हमेशा रहेंगी, लाइफ लॉन्ग। जहां स्मॉल पॉक्स का वायरस आया कि तुरंत भारी अटैक उस पर हो जाएगा, तुरंत खत्म कर दिया जाएगा। अन्य बीमारियों में ये लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी नहीं होती, कुछ सप्ताह की, कुछ महीने की होती है। समझो टाइफाइड हुआ तो 1 साल तक दोबारा नहीं हो पाएगा, लेकिन 1 साल के बाद हम फिर उसी स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां पहले थे, फिर दोबारा हो सकता है। और सर्दी जुकाम ये तो 2 हफ्ते भी नहीं रहता, 2 हफ्ते के बाद फिर वही कीटाणु आ जाएगा, फिर इन्फेक्शन हो जाएगा। वो इम्यूनिटी बहुत कम देर के लिए है। फिर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या होता है कि शरीर में कुछ कंफ्यूजन हो गया, दुश्मन को पहचानने के लिए जो इंफॉर्मेशन बॉडी में रिलीज हुई थी कि दुश्मन ऐसा है, कुछ उससे मिलता जुलता कुछ हमारे शरीर में था, तो उसको दुश्मन समझा जाने लगा और उस पर अटैक होने लगे। समझो कि मिल्क प्रोटीन में एक प्रोटीन होती है जिसमें 17 अमाइनो एसिड होते हैं, और इंसुलिन पेनक्रियास ग्लैंड से जो बनता है, जिसकी कमी से डायबिटीज हो जाती है, उस इंसुलिन में भी 17 अमाइनो एसिड की चेन होती है। जब छोटे बच्चे को दूध पिलाया गया गाय भैंस का, उसमें वो वाला 17 अमाइनो एसिड वाली प्रोटीन गई। वो एक फॉरेन एलिमेंट थी, बच्चे का शरीर उसको दुश्मन की भांति व्यवहार करेगा, उसने पहचान लिया गया भीतर से। अब यहाँ पे मुश्किल ये हो गई कि वो दूध की प्रोटीन से तो लड़ ही रहा है शरीर, और चूंकि मिलता जुलता स्ट्रक्चर इंसुलिन का है, तो एंटीबॉडीज ने पेनक्रियास पर अटैक करना शुरू कर दिया और इंसुलिन को नष्ट करना शुरू कर दिया। अब इस बच्चे को डायबिटीज हो जाएगी, जिसको टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं। अभी मुश्किल से 15-20 साल मुश्किल से जिंदा रह पाएगा, दिन में 3-3 बार इंसुलिन के इंजेक्शन लगा के। तो कंफ्यूजन हो गया, अपने ही शरीर के किसी हिस्से को दुश्मन समझ लिया गया, क्योंकि कुछ चीज उससे मिलती जुलती थी। जो इन्फॉर्मेशन गई थी उसमें इतने था कि ऐसा 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 दुश्मन है, अब वैसा कुछ और मिल गया उसके भाई बंद, तो उनके खिलाफ लड़ाई शुरू हो जाएगी। ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं, ये तो हो गई हमारी फिजिकल बॉडी में केमिकल लेवल पर होती है। इसी प्रकार की घटना मानसिक तल पर भी होती है। एलर्जी के लिए दूसरा नाम है हाइपर सेंसिटिविटी, है ना, बहुत ज्यादा संवेदनशीलता। इतनी ज्यादा कि बजाय इम्यूनिटी हमारी प्राणों की रक्षा करने के लिए बनी है, वो प्राण घातक बन जाती है। ओवर सेंसिटिव, यानी जिस सेना को, पुलिस को तैनात किया गया था कि रक्षा करना, वो इतना भयंकर उत्पात मचा दिया कि दुश्मन तो मरा ही मरा, जिसकी रक्षा करने बैठे थे वो भी खत्म हो गया। ऐसी स्थिति हो जाती है, इसको हम बोलते हैं एनाफाइलेक्टिक शॉक। किसी व्यक्ति को पेनिसिलिन का इंजेक्शन दिया, इंजेक्शन पूरा लग भी नहीं पाया, अभी नीडल बाहर भी नहीं निकाली है, वो आदमी मर गया। इतना फास्ट रिएक्शन, इतनी एंटीबॉडीज बनी पेनिसिलिन के खिलाफ, भारी युद्ध छिड़ गया, वो आदमी समाप्त हो गया जिसको बचाने के लिए इंतजाम किया गया था। तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर भी ऐसे ही हैं, बने थे हमारी रक्षा के लिए, लेकिन फिर वो हमको जीने ही नहीं देते, इतनी मुश्किल खड़ी कर देते हैं। रूमेटाइड अर्थराइटिस आपने नाम सुना होगा, ज्वाइंट खराब हो जाते हैं, उंगलियों के ज्वाइंट, सुबह उठो तो सूजन, हाथ मोड़ते नहीं बन रहा, फिर धीरे धीरे उंगलियां तिरछी होने लगती हैं। ये हड्डियों की प्रोटीन को इम्यून सिस्टम ने दुश्मन समझ लिया, अब वो उनको मिटाने पर लगी हुई है। अपने भीतर खुद ही से लड़ाई हो गई शुरू।
इस प्रकार की बहुत सी बीमारियां हैं। मानसिक तल पर यही घटना, भय हमारे लिए एक रक्षा तंत्र का उपाय था, हमें बचाने के लिए था। एक बार कोई घटना घट गई, हमने चोट खाई, कष्ट पाया, अब हम सावधान रहें, भविष्य में इस प्रकार की घटना ना घट पाए, इसके लिए है भय, हमारी रक्षा के लिए है। अगर ये ओवर सेंसिटिविटी का मामला हो जाए, जैसा कि एलर्जी में हो जाता है, हाइपर सेंसिटिविटी, हम अतिशय रिएक्शन करने लगे जितने की जरूरत नहीं थी। मच्छर को मारने के लिए हम परमाणु बम ले आए तो मच्छर तो मर जाएगा मगर हम भी मर जाएंगे। इतने की जरूरत नहीं थी मच्छर मारने के लिए परमाणु बम की। तो समझ रहे हैं आप भय में क्या हो रहा है? हम ओवर रिएक्शन में चले गए बहुत ज्यादा। तब वह चीज जो हमारी रक्षा की खातिर थी, हमें बचाती, वह हमें जीने ही नहीं देती। हम इतने भयभीत हो जाते हैं। तो ये बॉर्डर लाइन आपको समझनी होगी। वही चीज जो उपयोगी है एक सीमा तक, एक सीमा के बाहर जाके वही चीज दुरुपयोगी हो जाती है, हानिकारक हो जाती है। किसी छोटे बच्चे को डराया था कि बेटा अंधेरे में नहीं जाना, गिर जाओगे, चोट लग जाएगी, ये है वो है। उसको कुछ भयंकर चीजें बता दी थी, भूत प्रेत हैं, हौवा रहता है, कुछ डरावने नाम जिसको वो जानता भी नहीं है क्या है, मगर माँ के एक्सप्रेशन देख के चेहरे से वो समझ गया कि कोई भयंकर चीज है। चलो उस समय तो बच गया, लेकिन अब वो बड़ा हो गया और अंधेरे से अभी भी डरता है। इतना ज्यादा डरता है कि अब वो परेशानी में पड़ा हुआ है। एक मानसिक बीमारी हो गई, अंधेरे का डर। ये ओवर रिएक्शन बहुत ज्यादा उसके भीतर घुस गया और वो जो रिएक्ट कर रहा है इसके खिलाफ वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, जितने की कोई मतलब नहीं था। और एक उम्र में वो उपयोगी भी था और एक समय के बाद वो उपयोगी भी नहीं रह गया। ओशो ने जिक्र किया है, हॉस्टल में उनका जो रूममेट था एक लड़का, वो हक ला के बोलता था, बोलते बोलते अचानक रुक जाता था, फिर 2-3 बार एक ही अक्षर रिपीट करेगा, फिर आगे बढ़ेगा सेंटेंस। बहुत ज्यादा हक लाता था। ओशो ने गौर किया कि कब ज्यादा हक लाता है, तो 2 बातें समझ में आई। एक तो शिक्षकों के सामने यूनिवर्सिटी में ये बहुत ज्यादा हक लाता है, हॉस्टल में मित्रों के बीच थोड़ा हक लाता है, लेकिन लेक्चरर्स के सामने तो बिल्कुल अटक जाता है, एक वाक्य पूरा करना मुश्किल हो जाता है। और दूसरी चीज पता चली, संडे के दिन वो बहुत ज्यादा हक लाता, क्योंकि संडे की सुबह वो जाता था चर्च, ईसाई था वो, और वहां से जब लौट के आता था तो बिल्कुल ऐसा लगता था कि क्या हो गया इसको। गया था जब भला चंगा था, अभी लौट के बिल्कुल कुछ बोलते नहीं बनता, उससे गला रुंध जाता है। तब धीरे धीरे बात पकड़ में आई कि चर्च में चूंकि पादरी को फादर कहते हैं, फादर शब्द से ही इसको घबराहट होती है। और कॉलेज के शिक्षक भी पिता की उम्र के हैं, पिता तुल्य हैं, उनके सामने बिल्कुल नर्वस हो जाता है। तो ओशो ने उससे पूछा थोड़ा विस्तार से, धीरे धीरे समझ में आया कि पिताजी का डर बैठा हुआ है। उसके पिता बहुत डोमिनेटिंग पर्सनालिटी के थे, बहुत डरा धमका के रखते थे सभी बच्चों को, लेकिन इस पे कुछ ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ गया। पिताजी के सामने बोल ही नहीं सकता, इसकी बोलती बंद हो जाती है। ओशो का चलो इसका कुछ उपाय निकालते हैं। तुम ऐसा करो कि कमरे में जब हो तुम मुझको पिताजी कह के पुकारो। वो हंसने लगा, उसने कहा ये कैसे हो सकता है। ओशो का तुम प्रयोग तो करो, पर धीरे धीरे इस बात को बढ़ाएंगे, क्योंकि तुम पिताजी शब्द से ही डरते हो। एक्चुअल पिताजी तो यहां है नहीं,
अब चर्च में जो पादरी है वो तो तुम्हारा पिताजी नहीं है, लेकिन फादर शब्द और तुमको पसीना छूट जाता है। तो मैं तो तुम्हारा पिताजी नहीं हूं, पक्की बात है, तो तुम मुझे पिताजी कह के पुकारो, ताकि उस शब्द से तुम्हारा जो जुड़ गया है ना कंपन, वो छूटे। उसको बात ठीक लगी तो 8-10 दिन कमरे के भीतर वो ओशो को पिताजी कह के पुकारता था, कह के खुद ही हंसता था, क्योंकि यह बात तो हास्यास्पद है। लेकिन 8-10 दिन में फर्क पड़ गया, वो पिताजी कह भी देता और आगे बात भी करता रहता, हक लाता नहीं। शुरू के 1-2 दिन तो हक लाया था, पिताजी कह के एकदम गला सूख जाता था, लेकिन 8-10 दिन में वो रिलैक्स हो गया। पिताजी वर्ड का यूज करते हुए भी जैसा पहले बोलता था वैसे ही बोलता था। ओशो का अब सेकंड स्टेप शुरू होगी, हॉस्टल में मैं सबको बता दूंगा। वो कहने लगा नहीं ये मत करिए। ओशो का मैं सबको समझा दूंगा कि हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, है ना, हमारे इस मित्र को इस मुसीबत से बाहर निकालना है। वो हक लाता है, उसकी समस्या की जड़ समझ में आ गई कहाँ है, तब तुम सबके सामने भी मुझे पिताजी कहोगे। वो बहुत नर्वस हुआ। ओशो का तुम हिम्मत करो। ओशो ने सबकी मीटिंग बुला के स्टूडेंट्स को उनको बताया कि हम एक प्रयोग कर रहे हैं, आप लोग इसमें सपोर्ट करिए। तो इसकी हंसी नहीं उड़ाइए, नहीं तो फिर ये सकुचा जाएगा, डर जाएगा। इसको सपोर्ट करिए। वो पिताजी कहेगा मुझसे सबके सामने, और इसको बिल्कुल नॉर्मली वे में लीजिए। तो सभी विद्यार्थियों ने सपोर्ट किया, क्योंकि सब चाहते थे इसकी किसी प्रकार मदद हो जाए। और महीना भर के अंदर एक बहुत बड़ी सफलता मिल गई। पिताजी शब्द अब कोई मायने नहीं रखता था उसके लिए। वो सारा डर का एसोसिएशन खत्म हुआ। क्रमशः शिक्षकों के सामने भी हकलाना कम हो गया, और करीब 2 महीने के अंदर ये स्थिति बनी कि वो चर्च जाता था संडे को, लौट के आता था तो नॉर्मल। फादर का डर भी खत्म हो गया, क्योंकि शब्द से ही डर था, कोई एक्चुअल फादर तो थे नहीं। उस शब्द से डर निकल गया। अब ओशो ने कहा कि अब समय आया है, तुम फोन करके अपने पिताजी से बात करो। आमने सामने तो तुम घबरा जाओगे, फोन पे हो सकता है। उसने कहा कि हाँ मुझे भी अब हिम्मत आ गई, मैं फोन पे बात कर सकता हूँ। तो जब उसने फ़ोन किया तो और 4-6 मित्र सब खड़े हुए थे ऑब्जर्वेशन करने के लिए क्या होता है। तो 1-2 सेंटेंस में तो हक आया वो, लेकिन तीसरे-चौथे सेंटेंस से वो एकदम फ्लो में बोला। उसके पिताजी भी चकित हुए। उनका मिलने आना चाहता हूं मैं। हम तो कितने सालों से परेशान थे, कितने डॉक्टरों को दिखाया, गले के डॉक्टरों को दिखाया, कितना इलाज करवाया, तुम ठीक न हुए। उसने बताया कि मेरे मित्र लोगों ने मुझे मदद की है। 2 दिन बाद उसके पिताजी आ गए हॉस्टल। आमने सामने पढ़ने पर फिर 1-2 मिनट के लिए तो पुरानी हकलाहट आ गई, लेकिन 2 मिनट के भीतर विदा भी हो गई और वो अपने पिता के सम्मुख भी नॉर्मल बातचीत कर सका। ये किस विधि का उपयोग किया ओशो ने? मेडिकल भाषा में इसको बोलते हैं डिसेंसिटाइजेशन। वो जो हाइपर सेंसिटिविटी थी, आपने सुना होगा एलर्जी का ट्रीटमेंट स्किन स्पेशलिस्ट करते हैं, पहले पता लगाते हैं बहुत सारे इंजेक्शन लगा के किस केमिकल से एलर्जी है, और जब पता लग जाता है किस चीज़ से एलर्जी है तो उसका डिसेंसिटाइजेशन ट्रीटमेंट करते हैं। इसमें उसी केमिकल का बहुत डाइल्यूटेड मात्रा में, हजारों गुना डाइल्यूट करके इंजेक्शन लगता है। दूसरे दिन सिर्फ 500 गुना डाइल्यूट, अगले दिन 250 गुना, धीरे 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 उसमें केमिकल की मात्रा बढ़ाते जाते हैं, एक एक दिन, क्योंकि उतना शरीर ने स्वीकार कर लिया। अब उससे थोड़ा ज़्यादा और थोड़ा ज़्यादा और थोड़ा ज़्यादा, करीब 1-1.5 महीने चलता है ट्रीटमेंट डिसेंसिटाइजेशन का। और जिस चीज़ से उसको एलर्जी थी उससे एलर्जी खत्म हो जाती है, क्योंकि बहुत छोटे डोज से शुरू किया तो उतने को शरीर ने स्वीकार कर लिया। फिर थोड़ी सी मात्रा बढ़ाई, फिर और थोड़ी सी बढ़ाई, और बढ़ाते बढ़ाते सामान्य उस पर ले आए। समझो किसी को चने की दाल से एलर्जी थी, तो उसका जो विशेष केमिकल है उसका बहुत डाइल्यूटेड मात्रा में इंजेक्शन देना शुरू किया गया। क्रमशः मात्रा बढ़ाते गए, महीने 2 महीने के अंदर, लंबा चलता है ट्रीटमेंट,
2 महीने रोज इंजेक्शन लगेंगे, लेकिन फाइनली वह दिन आ जाएगा अब वह व्यक्ति चने की दाल का बना व्यंजन खाएगा और कोई एलर्जी नहीं होगी। मानसिक तल पर भी हम डिसेंसिटाइजेशन ट्रीटमेंट कर सकते हैं। वो जो हमारे अचेतन मन में भय समा गया है उसकी छोटी मात्रा, और छोटी मात्रा भी हम शुरुआत करें कल्पना से, वास्तविक भी नहीं, कल्पना से, फिर हम धीरे 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 उसको बढ़ाएं। उदाहरण के लिए मैंने अभी अंधेरे की चर्चा की। एक उदाहरण, जो भी भय हो अपन उसको उसी प्रकार से लेंगे। मान लो हम कल्पना करके बैठें और सोचें कि शाम हो रही है। कल्पना में हमको तो पता है कि शाम अभी नहीं है, दिन है, रोशनी है, मगर हम कल्पना कर रहे हैं कि शाम हो रही है, सूरज ढल गया है, क्रमशः अंधेरा होने लगा, मैं टार्च लेके बैठा हूँ, 3-4 मित्र मेरे पास हैं, सबके पास टार्च है। अपनी सुरक्षा का इंतजाम कल्पना में भी कर लीजिए, आप अकेले नहीं हैं, आप 4 लोग साथ में, टार्च है पास में। अंधेरा आ गया, आप सब लोगों ने अपनी अपनी टार्च जला ली और अब वापस अपने घर की तरफ लौट रहे हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल साहसपूर्वक चल रहे हैं। हफ्ता भर रिपीट करिए इसको, विजुअलाइज। पहले किया था शाम के समय से, अब थोड़ा और ज्यादा अंधेरे का समय, और धीरे धीरे हफ्ते भर के बाद पहुंचते पहुंचते बहुत रात के 10 बज गए, शहर की सारी रोशनी गायब हो गई है, बिजली चली गई समझो, लेकिन आपके हाथ में टार्च है, आप बिल्कुल बहादुरी से अपने घर आ रहे हैं। अब 1 हफ्ते के बाद आप धीरे धीरे मित्रों की संख्या कम कर दीजिए, अब 4 लोग नहीं, सिर्फ 1 ही है। हफ्ते भर 1 मित्र के साथ अंधेरे में लौट रहे हैं, अगले हफ्ते से मित्र को भी छोड़ दीजिए। अभी सब कल्पना में चल रहा है, लेकिन धीरे 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 आप डिसेंसिटाइज हो रहे हैं। 15 दिन के बाद आप अकेले हैं और आज आप टार्च जला के नहीं रखे हैं पास में कि जरूरत पड़ेगी तो जलाएंगे, और आप ऐसे ही अंधेरे में चलते हुए आ रहे हैं और पर्याप्त दिख रहा है, इतना अंधेरा नहीं है। इतना अंधेरा कभी होता ही नहीं कि सड़क पे ना दिखे, कभी नहीं होता। आप मजे से पहुंच गए। जिस दिन कल्पना में भय समाप्त हो गया, फिर आप टार्च भी लाना बंद कर दिए, बिना टार्च के ही चल रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप आती है कि हम वास्तविक जीवन में इसकी शुरुआत करें। फिर वहीं से शुरू करेंगे, शाम से, जहां थोड़ी थोड़ी रोशनी है, 4 मित्र संग साथ में है। अब रियलिटी में तो 10-15 दिन वैसा, फिर अगली बार थोड़ी और रात तक रुकने लगे, फिर टार्च लाना बंद कर दी, मित्रों का संग साथ छोड़ दिया, अकेले, और ये हो जाएगा। और सालों साल से जिस अंधेरे से परेशान थे, पता चलेगा, हैरानी की बात, अंधेरे में कुछ भी डरावना नहीं है, बल्कि एक अद्भुत प्रकार का सौंदर्य है, बड़ा मखमली स्पर्श है, बड़ा शांतिदायी है। तेज रोशनी में वैसी शांति कभी नहीं हो सकती जो अंधेरे में होती है। आप एंजॉय करने लगे, अंधेरे का मजा लेने लगे। चांद और तारे, गैलेक्सी, आकाशगंगा कभी देखी नहीं थी आपने, कितना सौंदर्य बिखरा पड़ा। और रात रानी के फूल और चमेली की सुगंध, हर श्रृंगार की खुशबू, रात का माहौल ही अलग है। दिन में इन फूलों की खुशबू कभी आती ही नहीं। सप्तपर्णी के हरे फूल खिलते हैं, दिखते भी नहीं कहाँ हैं, और हवा में सब तरफ मादक सुगंध बिखरी हुई है। आप कहेंगे हद हो गई, मैं फालतू ही अंधेरे से डरता रहा। ये तो कितनी शांतिदायी, आनंदपूर्ण, महासौंदर्य की स्थिति है। अब आप मजा लेने लगे, आप रिलैक्स हो गए। तो ट्रिक क्या हुई? वही जो हम मेडिकल डिसेंसिटाइजेशन के ट्रीटमेंट में करते हैं। छोटे डोज से शुरू किया,
जिसको आप स्वीकार कर लें, फिर थोड़ा सा और बढ़ाया, फिर थोड़ा सा और बढ़ाया। तैरने जाते हैं, कैसे कोई बच्चा तैरना सीखता है? पहले उथले पानी में, घुटने घुटने पानी में 2-4 दिन वहाँ हाथ पैर चलाएगा, फिर थोड़ा कमर कमर पानी में पहुँच जाएगा, फिर थोड़ी और हिम्मत बढ़ेगी, गले गले पानी में चला जाएगा और आत्मविश्वास आ जाएगा, फ्लोटर लगा के गहरे पानी में चला जाएगा। फिर एक दिन आएगा फ्लोटर हटा देगा, आ गया तैरना। निश्चित रूप से पहले डर लगता था, अब डर नहीं लगेगा। और एक बार स्विमिंग का आनंद आने लगा तो हम सोचेंगे हद हो गई, हम इतने साल बेकार ही वंचित रहे, जीवन का इतना बड़ा सुख हमने नहीं भोगा। तो तरकीब क्या है? छोटे चीज से शुरू करना, जिसको हम स्वीकार कर सकते हैं। आरंभ में कल्पना में ही करना, क्योंकि हमको पता है हम कभी भी कल्पना बंद कर सकते हैं। ज्यादा डर लगा तो रुक जाएंगे, आंख खोल लेंगे। कल्पना ही तो है, आपके कंट्रोल में है, वो आपके लिए ओवर पावर नहीं कर सकती। तो कल्पना से शुरू करना, क्रमशः वास्तविकता में प्रवेश करना, वहां फिर छोटे डोज से शुरू करना, धीरे धीरे धीरे, और आप पाएंगे आत्मविश्वास जाग गया, आपके भीतर बहुत साहस पैदा हो गया। और साहसी होने का मजा ही अलग है। खतरों के खिलाड़ी हो सकते हैं। आज हम जिनको बहुत साहसी, बहादुर, खतरों के खिलाड़ी कहते हैं, वो भी तो हमारे जैसे इंसान हैं। उनको भी तो बचपन में डराया धमकाया गया था। वो कैसे उसके पार निकल गए? जब वो निकल सकते हैं तो हम भी निकल सकते हैं। थोड़ी सी हिम्मत, एक कदम हम उठाएं, दूसरा कदम फिर अपने आप आ जाता है। स्टार्टिंग पॉइंट महत्वपूर्ण है। तिब्बत में कहावत है कि यात्रा का पहला कदम आधी मंजिल पा लेने के बराबर है। ये बात अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है, बिल्कुल ठीक है। जिसने पहला कदम उठा लिया हिम्मत करके, आगे की चीजें तो फिर सरल हैं, बहुत सरल हैं, वो हो ही जाती हैं। जैसे एक कदम उठाया वैसे ही दूसरा कदम उठेगा, तीसरा भी वैसे ही उठेगा। एक बार में तो एक ही कदम उठता है, तो एक कदम तो हमको उठाना आता है। चलते चलते हजारों मील की यात्रा पूरी हो जाती है। और कोई बैठ के हिसाब लगाए हजारों मील की यात्रा का, तब तो हम नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा कि हमारे बस के बाहर है। बहुत छोटे से तो कदम हमारे 2 फुट दूर एक कदम जाता हो, हजारों मील कब चल पाएंगे? नहीं, बैठ के जो लोग हिसाब किताब लगाते हैं वो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाते। जो लोग हिसाब किताब वाली बुद्धि से आगे निकल के जो जंप करते हैं, छलांग लगाते हैं कि जो होगा सो होगा, देखेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, मर जाएंगे ना। तो वैसे कोई अमर हैं क्या? वैसे भी मरेंगे। तो चलो अपने मजा लेके ही मरें। तो पहला कदम ही कठिन है, किसी भी चीज में पहला कदम कठिन है। बाकी फिर अस्तित्व हमें मदद करता है। हमने एक कदम उठा लिया, एक संकल्प ले लिया, एग्जिस्टेंशियल सपोर्ट सब जगह से मिलने लगती है और हमारे भीतर साहस और हिम्मत आने लगती है। फिर जो हम काम कर रहे हैं उसमें हमारी कुशलता बढ़ने लगती है। निश्चित रूप से पहले हम कुशल नहीं थे, तो कर करके ही तो कुशल होंगे। ठीक है, कुछ चोटें भी लगेंगी, कुछ घाटे भी होंगे, कुछ धोखा भी मिलेंगे, गड्ढे में भी गिरेंगे, सब कुछ होगा। लेकिन उस सब से हम प्रौढ़ होंगे, मैच्योर होंगे और ज्यादा हिम्मत करेंगे, कुशलता आएगी, समझ बढ़ेगी, अनुभव बढ़ेगा, धीरे 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 बात बन जाती है।